never thought of becoming an army officer. Never thought of coming to Australia. इंडिया में चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है, बट इंडिया में देर इज हार्डली एनी केसेस जहां हम लीगली बच्चों को किसी से रिमूव करते हैं. बाहर जाके आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते. ये ना पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी. तो आपके हिसाब से पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? बच्चा वही करता है जो वो देखता है, वो नहीं करता जो उसको कहा जाता है. नहीं, जो आपके घर का एनवायरनमेंट है. अगर मैं एक माँ हूँ जो तेज बोलती हूँ, तो मेरा बच्चा पॉसिबल है बहुत ज़्यादा कि उसको भी तेज बोलने की आदत होगी. बट व्हेन इट कम्स टू मेन, बहुत बार ये चीज़ें सामने ही नहीं आती. मेन की मेंटल हेल्थ को मैन खुद ही निगलेक्ट कर देता है. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूएमएम. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन, मेंटल हेल्थ एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग. सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं, जिनका नाम है गीतिका जी, जिन्होंने इंडिया में एज अ आर्मी ऑफिसर भी काम किया है. अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग भी रही है. और आज वो बात करेंगे स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में कि हम कैसे अपनी फैमिलीज़ को और बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स वेलकम गीतिका जी. Thank you, Mithun. Thank you so much for inviting me on this platform. It's really a pleasure to be here today. थैंक यू. गीतिका जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी फ्रॉम इंडियन आर्मी टू चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसी रही? It's interesting journey, I would say. Never thought of becoming an army officer. Never thought of coming to Australia. I think जो भी होती है भगवान की मर्ज़ी के आगे, I strongly believe in whatever is in your fate, वो आएगा ही आएगा. तो आर्मी में जाना वाज लाइक एक करियर ऑप्शन था. चंडीगढ़ में पढ़ रहे थे. वी वर करियर ओरिएंटेड पीपल उस टाइम पे कि पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इट वाज वन ऑफ द ऑप्शन. और चलो हो गया, सिलेक्शन हो गया, एंड देन दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू आर्मी. मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है आर्मी का. आई वाज द फर्स्ट, नॉट ओनली विमेन, फर्स्ट family member like from my family to be in the army, and so far I am the only person from my family जो आर्मी में जिसने सर्व किया है. आर्मी में सर्व किया एंड देन उसके बाद आई गॉट मैरिड. पेरेंट्स अरेंज मैरिज जैसे इंडिया में अपने सिस्टम में हुआ, एंड देन माई हस्बैंड वॉज सेटल्ड हियर. और उसके बाद आई completed my compulsory bond in with Indian Army, and then I moved to start my family here. यहाँ पे आने के बाद because my values has been around कि family is a strongest unit, and if you are in a family, you are a blessed person in this world. That's where हमारी values we grew up, and I built on those values. तो उसी जैसे साधारण चलता है अपने, तो बच्चे हुए, बच्चों के हिसाब से एज अ मदर आई केप्ट ऑन अ पार्ट टाइम करियर. बीच में ब्रेक्स भी लिए. तो इट वाज हार्ड सेटलिंग इन दिस कंट्री, लीविंग द करियर, फुल टाइम जॉब और बाहर रहना, वो सब चीज़ें. तो थोड़ी एडजस्टमेंट्स हुई. उन एडजस्टमेंट्स के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड देन ऑन द साइड आई डिड सम स्टडीज़. कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी छोटा मोटा कोर्स कर लिया, कुछ पढ़ लिया. फिर जब बच्चे लगा कि दे आर नाउ लिटिल बिट एल्डर एंड आई कैन कमेंस ऑन फुल टाइम करियर, तो मैंने फिर फुल टाइम एंटर किया सोशल वर्क. सोशल वर्क के थ्रू ही सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशनल वर्क इन ऑस्ट्रेलिया. ऐसा नहीं है कि वी कैन जस्ट डू अ सोशल वर्क. येस, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क कि आप कभी भी सोशल वर्क कर सकते हो. बट आई एम ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल सोशल वर्कर. उसमें आई बिकेम ए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर. चाइल्ड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं क्वींसलैंड में, जो जनरली वर्ल्ड में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विसेज होती हैं उसके हिसाब से. एंड दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड. फिर
कुछ तो उसका जो फाउंडेशन है सोशल वर्क का या मेंटल हेल्थ का या ह्यूमन सर्विसेज का, बैक अपने स्कूल डेज में या आर्मी में जाने से पहले आई वाज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज एज वेल। तो एक पीरियड था व्हेन आई फिनिश्ड माय मास्टर्स, और उसके बाद आई अपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, बट इन बिटवीन आई वाज आल्सो टीचिंग एज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज। तो उन दिनों में भी वी यूज़ टू डू सम स्टूडेंट काउंसलिंग, वो चल गया था उस टाइम पे वो सब चीज़ें। और फिर आर्मी में गई तो इट वाज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल वर्क, क्योंकि हार्ड फील्ड्स में जब आप पोस्टिंग रहते हो, आप कमांड करते हो एक ऑफिसर एज एन ऑफिसर, तो आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनकी वेलफेयर के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। सो आप उनकी वेलफेयर के लिए वेदर यू डू देयर काउंसलिंग, यू चेक लुक आउट कि उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको उस टाइम वो वर्ड यूज़ नहीं होते मेंटल हेल्थ वाले, जो कि थेरेपी वर्क है, ये है वो है, बट आप कर यही रहे होते हो। तो फाउंडेशन वहीं से चल गई थी। तो ये आते आते समहाउ आई फिगर्ड इट आउट कि भाई दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, कि लोगों के साथ ही काम करना है। क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत तरह के करियर ऑप्शंस हैं, आप कभी भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, पर आई थिंक आप सक्सेसफुल वहीं होते हो जहाँ आपका मन होता है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया था कि क्या चीज़ है जो आई इन्जॉय डूइंग, एंड द वन वर्ड इफ़ आई सेज आई इन्जॉय वर्किंग विद पीपल फेस टू फेस। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल, आई वुड से कि बहुत ही इंस्पायर करने वाली जर्नी रही है आपकी। बट ये चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ्टी मेरे को तो सुनने में ही बहुत सही लगता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप करते क्या है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब में व्हाट यू हैव टू डू, लाइक आप पूरा दिन जब आप जाते हैं जॉब में, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। अगर मैं एक आम सी भाषा में समझाऊं, अगर हमारे इंडियन ऑडियंस है, मुझे लग रहा है सब लोगों ने मूवी देखी होगी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, है ना? तो वहाँ से आई थिंक अगर आप यू कैन को रिलेट, दैट इज़ काइंड ऑफ वर्क वी डू। एंड पर ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम इज़ टोटली डिफरेंट, एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट सिस्टम। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है इसी उस पे, बट इंडिया में देर इज़ हार्डली एनी केसेस जहाँ हम लीगली बच्चों को किसी से रिमूव करते हैं या बच्चों को कोई प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम, फैमिली सिस्टम इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम कि देर इज़ अनलाइकलीहुड ऑफ कि कोई बच्चा नेग्लेक्ट के कारण वहाँ रह रहा होगा। अगर कोई बच्चा अनाथ भी है तो कोई गली वाला, कोई पड़ोसी, कोई किसी के पेरेंट्स अगर अनफॉर्चुनेटली दे पास्ड अवे, देन फैमिली में कोई ना कोई बच्चे को पाल देता है और अच्छे से पाल देता है। आई थिंक लॉज इंडिया में भी बने हैं, बट व्हेन इट कम टू इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करता, एंड गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। व्हेन इट कम्स टू लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली माना जाता है, मतलब इसके जो लॉज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। डेफिनेटली, मतलब अब्यूज़ के अराउंड अगर कोई रिपोर्टिंग हुई है उस पर मैंडेटरी चेक्स हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ का सिस्टम इज़ डिफरेंट दैन इंडिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया में इसके अराउंड लॉज जो है वो है नहीं या फॉलो नहीं किए जाते, बट यही एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें इंडिया में इतनी वरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन थोड़ा सा अलग है। अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन की बात करें वो एक अलग फील्ड है, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन एक अलग फील्ड है। तो या चाइल्ड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि बच्चे की जो वेल बीइंग है वो असेस करते हैं कि बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, या बच्चा इस रिस्क पे तो नहीं है कि उसको आने वाले टाइम में नुकसान हो जाएगा इस एनवायरनमेंट में रहने पे। और ये बहुत वास्ट सिस्टम है जो आई थिंक
मुझे शायद सारा दिन लग जाए समझाने में, बट आई वुड से कि एज अ इंडियन कम्युनिटी वी आर ब्लेस्ड कि जितने भी केसेस आते हैं दे आर नॉट लाइक वी आर जस्ट नॉट इवन पॉइंट परसेंटेज ऑफ दोज कंप्लेंट्स और नोटिफिकेशन जो हमारे पास आती हैं बहुत कम है। बट अगर मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करूं कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, तो मुझे लगता है कि हमें अगर इसी सोसाइटी में रहना है और वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया में जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, फैमिलीज़ हैं, वो लेकिन सोसाइटी एक ही है, वो इसी कम्युनिटी में आएंगे, वो इसी में रहेंगे। तो इसलिए हमें इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। कई बार आप जाओगे, आपका बच्चा कहेगा कि स्कूल में सो एंड सो चाइल्ड वाज गोइंग टू अ काउंसलर और उसके लंच बॉक्स में खाना नहीं था और दे केम विद नो शूज़ और इस तरह के। तो एनवायरनमेंट अलग से आते हैं वो बच्चे। कई बार आपको, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे भी कई बार उसी स्कूल में जा रहे होते हैं और वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स से डिस्प्लेस कर दिए गए हैं किसी रीज़न से, वो बच्चे भी उसी स्कूल में आ रहे होते हैं। तो इसलिए वो आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं बहुत बार, और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम उनको कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि हमें इसी कम्युनिटी में रहना है। एंड मेरा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बच्चे जो हैं वो किसी भी नेशन की, किसी भी सोसाइटी की फाउंडेशन है। अगर आज हमने उनमें राइट वैल्यूज़ इंस्टिल नहीं करी तो इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी। सो गीतिका जी, ये सारी चीज़ें नोटिस कौन करता है? लाइक इज़ दैट लाइक अदर किड्स, टीचर्स? अगर कोई बच्चा जिसकी अपब्रिंगिंग सही से नहीं हो रही, खाना नहीं लेके आया या शूज़ नहीं पहन के आया स्कूल में, हु इज़ गोइंग टू नोटिस दैट? मतलब चाइल्ड अब्यूज़ इसको ही कहते हैं या लाइक इज़ इट अ सेपरेट थिंग? कि हाउ योर रोल कम टू द प्ले कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए? पहले तो ये एक बड़ा ही टॉपिक है, क्योंकि ना अमूमन सुना होगा, मैंने भी सुना कि जोक्स में, अगर आई थिंक आप कनाडा के जोक्स सुनो, कई बार होता था कि यार बाहर जाके आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, ये ना पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। और आपने शायद किसी पंजाबी मूवी में देखा भी हो कि पुलिस आ जाती है, बच्चे ने थप्पड़ मारा। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कल की ही बात है, मैं यहाँ पे शॉपिंग सेंटर में था, बच्चा भाग रहा था, गिर गया एंड उसके पेरेंट्स पीछे थे एंड आई थॉट डू आई हैव टू पिक हिम अप? आई वॉज लाइक हैविंग अ सेकेंड थाट कि मे बी दे डोंट लाइक इट कि भाई हाउ द स्ट्रेंजर इज टचिंग माई किड। सो मेरे को खुद बहुत बार लगता है समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट टू डू, या मे बी इट कुड बी अ मेजर एक्सीडेंट, कभी किसी बच्चे गिर गया एंड उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सो बहुत सारे जोक्स भी हैं, बट वी द ऑडियंस नीड टू नो व्हाट्स द रियलिटी, उस स्टेट में करना क्या चाहिए वैसे। यहाँ ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट्स आर डिफरेंट, है ना। वेस्टर्न नेशंस में अलग है। हम जिस अपब्रिंगिंग से आते हैं, डेफिनेटली हम बच्चे को उठा लेंगे, हाथ भी लगा देंगे। यहाँ ये सारे लॉज हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉइस को बहुत ज़्यादा और पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि यहाँ का शायद कल्चर ऐसा रहा है, कम्युनिटी ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड। यहाँ लाइक आप कहो ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वो इनकी एक प्राइवेसी सी लाइफ रहती है, इसलिए ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है। आप किसी भी, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, तो आप देखोगे आप किसी को हक, मतलब आप गले भी नहीं लगा सकते। इंडिया में आप किसी से पूछते नहीं हो, आपका दोस्त है आप जाके गले लगा लोगे, आपका रिश्तेदार है आप गले लगा लोगे, है ना। यहाँ पे ये सब चीज़ें एक बिल्कुल अनसेड बट अनरिटन, देर इज़ अ क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स तो नहीं मैं कहूँगी, बट सोसाइटी नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं इंडिविजुअल्स के बनाए हुए, और वो किसी भी सोसाइटी में हो सकते हैं। जैसे अपने भी लगा लो, किसी स्टेट में शायद पैर छूना अच्छी बात है, किसी स्टेट में लेडीज़, लाइक हमारे नॉर्थ में हम कोई रिलीजियस सेरेमनी करते हैं तो लेडीज़ सिर ढकती हैं,
लेकिन साउथ में वही हिंदुइज़्म होगा, वही रिलीजन के लोग होंगे, शायद उनको सिर ढकने की ज़रूरत नहीं है या उनके कल्चर में नहीं है। तो ये तो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, पर आपको अम, ये इम्प्लीमेंट इसलिए करने हैं क्योंकि इनके पीछे एक लेजिस्लेशन भी बना होता है इन नेशंस में। आप किसी बच्चे को क्या कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते, आप अपने बच्चे को भी कैसे कह सकते हो, कितना कह सकते हो, कहाँ पे कह सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे आप हमें पता चलता है कि कोई वरी है। पहले तो मैं सब ऑडियंस को बताऊंगी कि कोई भी इंसान अगर कहीं भी देखता है कि किसी बच्चा के साथ कोई सही चीज़ नहीं हो रही है, इवन उसके पेरेंट्स आपको लग रहा है कि उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपको कोई भी वरी दिखाई देती है। वरी का मतलब ये नहीं है कि यार ये बच्चा आज लंच बॉक्स नहीं लाया, नहीं, हो सकता है उसके पेरेंट्स ने उसको टक शॉप ऑर्डर कर दियो, ऐसा नहीं है, पर हर कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि कुछ मैंडेटरी रिपोर्टर्स होते हैं। मैंडेटरी रिपोर्टर्स जैसे डॉक्टर्स, स्कूल में टीचर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल, कम्युनिटी वर्कर्स जो होते हैं वो, तो दे आर मैंडेटरी रिपोर्टर्स। उनको दे आर अबाइड बाय, जैसे मैं सोशल वर्कर हूँ तो मैं एक मैंडेटरी रिपोर्टर हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आती है, मैं कोई नोटिस करती हूँ कि ये सही नहीं हो रही, सो आई विल रिपोर्ट इट। एंड मेरा काम वहीं पे रिपोर्ट करना, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन विल इन्वेस्टिगेट दिस एंड देन दे विल मेक द असेसमेंट कि क्या इन्वेस्टिगेशन है, ये सच है कि नहीं है। तो ये सिस्टम है। और उसके बाद इट्स वेरी लॉन्ग। देन इसमें लीगल सिस्टम भी आता है, वी गो टू कोर्ट। ऐसा नहीं है कि हमने गए और हम बच्चे को रिमूव कर दिया कि आपने वो किया। तो जैसे मैं वो कह रही थी ना कि पंजाबी मूवीज़ में करते दिखाया कि भाई बच्चे ने मार दिया तो पुलिस आ जाऊगी, है ना। तो वो चीज़ नहीं है। एक्चुअल में इतना नहीं है। डिसिप्लिन के लिए आप बच्चे को जो भी, इट शुड नॉट बी प्यूनेटिव, मतलब ऐसी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जो कि मार्शल पनिशमेंट हो, बट डिसिप्लिन के लिए हम जो चीज़ें करते हैं नेचुरल पेरेंटिंग में जो होता है वो करना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते या आप उसको डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, और एज ए पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो, जैसे आजकल सोशल मीडिया का है, अगर आपने बच्चे का हाथ से फ़ोन ले लिया तो इट्स नॉट अ क्राइम यू हैव डन। इट्स नॉट कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले कहेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चे के साथ। Because that's a betterment for the kid, right? हाँ, So हाँ, sometimes you have to tell how to discipline, because बच्चे को तो नहीं पता कि एब्सोल्युटली। वो पेरेंटिंग है कि पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है आपकी। पेरेंटिंग एक चीज़ है और नेग्लेक्ट एक चीज़ है। जब पेरेंट्स बच्चों की नीड को नेग्लेक्ट करते हैं वो एक वरी है। सो आपके हिसाब से पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? अगर मैं अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बताऊं तो पॉजिटिव पेरेंटिंग, मैं तो ये कहूँगी कि ये मेरा बिलीफ है, एब्सोल्युटली माय ओपिनियन। हमारी कम्युनिटी में जो नेचुरल पेरेंटिंग है उसको करो। एट द सेम टाइम नेचुरल पेरेंटिंग अपने आप आती है, पर आपको ये देखना है कि आप जिस तरह से पले थे, आज का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो आज के दिन हम सब पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, थोड़ा बहुत हमें पता ही होता है कि भाई आज के टाइम अगर फ़ोन आ गए, हमारे टाइम में फ़ोन नहीं थे, फ़ोन देना है। पर अगर हमें फ़ोन देने की नॉलेज है तो हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि उसका सही यूटिलाइजेशन क्या है, उससे बच्चे को सेफली कैसे उसको यूज़ करना सिखाएं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फ़ोन टेक्नोलॉजी तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड पेरेंट्स को लगता है कि कैसे करें, हर घर में ये प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी ने तो बच्चों का वो कर लिया है। पर अब आप ये बताओ कि इस चीज़ को आप इस तरीके से लेके देखो। अगर आप अपने बच्चे को सॉकर खिलाने, फुटबॉल खिलाने लेके जाते हो तो आप क्या करोगे? आप, ऐसा तो नहीं है बस उसको फुटबॉल पकड़ाई और उसको ग्राउंड में छोड़ दिया। आप इंश्योर करोगे कि उसने जो फुटबॉल वाले शूज़ हैं वो पहने हैं कि नहीं, उसने शिन गार्ड लगाया है कि नहीं, उस और कोई नेसेसिटी है, अगर वो गोलकीपर बना है तो उसने वो लगाई है कि नहीं।
अब किस टाइम खेल रहा है, सनस्क्रीन लगाई है कि नहीं, आपने इंश्योर किया है कि अगर वो किसी क्लब से खेल रहा है तो उसने वो कपड़े पहने हैं कि नहीं, गेम में पेनल्टी होती है तो उसको वो समझ रहा है कि नहीं। तो तो ये सब, ओवरऑल सब हर हाँ, हर जब एक आप चीज़ का ध्यान देना है। फुटबॉल कोई स्पोर्ट्स खिलाते हुए ये सब चीज़ें करते हो, सेम जब आप किसी बच्चे को टेक्नोलॉजी दे रहे हो तो आपने फ़ोन या टैब या कंप्यूटर दे के आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर कि जो चीज़ हमने बच्चे को दे दी है उसका वो सही यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसका यूज़ उसकी वेलबींग के लिए हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, या उसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो रहा है। हम्म और इसमें मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है। आजकल हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। हम मुझे लग रहा है प्रिविलेज सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हमें एक्सेस है चीज़ों का। सो बच्चों की मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान देना चाहिए? लाइक व्हेन वी से ओके चाइल्ड अब्यूज़, और किस लिमिट तक अगर किसी को रोकना है, बच्चे को पुश करना है कि ये मत करे, तो उस पे उसका बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान कैसे रखना है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एक बेसिक बैक टू बेसिक्स रूल्स हैं। आपने सबसे पहले सुना होगा कि बच्चे अनलेस और अनटिल कोई दिक्कत है, कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम है बच्चे को, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। नॉर्मल बच्चा जो है, आपने सुना होगा कि बच्चा वही करता है जो वो देखता है, वो नहीं करता जो उसको कहा जाता है। नहीं, वो जो जो आपके घर का एनवायरनमेंट है, अगर मैं एक माँ हूँ जो तेज बोलती हूँ, तो मेरा बच्चा पॉसिबल है बहुत ज़्यादा कि उसको भी तेज बोलने की आदत होगी। पर ये एक बेसिक पेरेंटिंग रूल मैं कहूँगी कि हर फैमिली में होना चाहिए कि आप हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, भाई भाई, आप किस तरह से बात कर रहे हो, ये बच्चा अगर वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है ना तो भी उसके दिमाग में जा रहा है। अगर आपको लग रहा है वो टीवी देख रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा, नहीं, दैट्स अ लाई। वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको, उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इट गोज सो दे आर वेरी एक्टिव लिसनर्स, और उनका माइंड काफ़ी तेज़ चलता है। लाइक आई थिंक अगर वो देख रहे हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि भाई बच्चा भी को अपनी बाउंड्रीज़ का पता होगा। अगर एक भी पार्टनर थोड़ा अब्यूसिव है, डोमिनेट करता है अपने पार्टनर को, आई थिंक देयर आर चांसेस कि कल को वो जब बच्चा बड़ा होगा, देयर चांसेस कि वो भी ऐसा डोमिनेटिंग नेचर वाला बनेगा। देर आर I think- चांसेस, ऑपोजिट चांसेस ऑल्सो, कि बच्चा प्रोसेस कैसे करता है उस इंफॉर्मेशन को। अगर कई बार फैमिलीज़ में देखा गया है कि बॉयज़ गर्ल्स, मैं दोनों की अलग अलग बहुत इलेबोरेटली बात नहीं कर सकती, बट अगर थोड़ा सा बताया जाए तो जनरली, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, बॉयज़ के लिए फादर रोल मॉडल होते हैं और गर्ल्स के लिए मदर रोल मॉडल होती है। आई थॉट इट्स उल्टा, नहीं, कि भाई रोल मॉडल गर्ल्स ज़्यादा अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर फादर एंड दैट्स देयर रोल मॉडल। now they could be attached to their fathers because रोल मॉडल इज रोल मॉडल इज़ डिफरेंट। लाइक Okay. अगर मैं लड़की हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, तो मैं अपनी मदर को देखती हूँ। अगर मान लो मैं अपने फादर को देखती हूँ, अगर मेरे मदर और फादर में अच्छा रिलेशन है तो मैं, ये नेचुरल एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये एक वुमेन की लाइफ होती है, दैट्स वेयर आई लुक। बट हो सकता है मेरी मम्मी करियर ओरिएंटेड रही हो और मुझे नहीं रहना, वो मेरी चॉइस बन जाती है। बट घर का जो माहौल है उसमें मैं देखूंगी कि मेरी मम्मी ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेरे फादर ने उनको कैसे ट्रीट किया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी नेचुरली वैसी हो जाएंगी कि मुझे हस्बैंड कैसा चाहिए, कि मेरे फादर जैसा ये चाहिए या नहीं चाहिए। इट कुड बी बोथ वेज, कि रोल मॉडल तो है लेकिन वो सही रोल मॉडल था कि नहीं। maybe they अगर- have set the bad examples, हाँ। so they have toxic relationship, and
that can go the other way around. एग्जैक्टली वही कह रही हूँ, जब रिलेशनशिप हारमोनियस होगा तब तो बच्चे के लिए वो रोल मॉडल हैं, और अगर हारमोनियस नहीं है तो इट कैन गो रियली ऑपोजिट कि बच्चे को लग सकता है कि यार मुझे फ्यूचर में ऐसा मेल या ऐसी फीमेल अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, Hmm. सो दे विल ड्रॉ फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। Hmm. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतना उन्होंने वॉयलेंस देखा हो कि दे प्रोबेबली डोंट वांट टू बी इन द सिस्टम ऑफ मैरिज, Hmm. कि उनको हाँ, लगा होगा that's कि right. ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस रहा होगा। नहीं, ऐसा बहुत ही कॉमन है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होना आजकल। हम पिछले एपिसोड में भी बात की मेंटल हेल्थ के ऊपर, आज भी हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर प्लस आप मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि when it comes to women, a lot of people like women talk about and express, but when it comes to men, बहुत बार ये चीज़ें सामने ही नहीं आती। मैन की मेंटल हेल्थ को मैन खुद ही निगलेक्ट कर देता है। क्या इस तरह ये इज़ दिस राइट स्टेटमेंट? ऐसा होता है कि भाई मैन की मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और उसकी रेशियो उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि वुमेन की है। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिथुन। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ का जेंडर से कोई स्पेसिफिकेशन रोल नहीं है। मेरा ये मानना है कि हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों एक ऐसी चीज़ हैं जिसमें जेंडर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता फिजियोलॉजिकली, बट सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं वो ऐसे हैं कि हमने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया, मेंस मेंटल हेल्थ एंड वुमेन मेंटल हेल्थ। फिजियोलॉजी चेंज है दोनों जेंडर्स की, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेंटल हेल्थ मेंस में नहीं होती या ज़्यादा होती है या कम होती है। यस, रिपोर्टिंग हो सकता है विमेंस में ज़्यादा है, ठीक है, कि दे कम अक्रॉस मैनी केसेस वेयर विमेन हैज़ रिपोर्टेड कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेन अंडर रिपोर्टेड होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें मेन और विमेन का ऐसा कुछ भी नहीं है कि men equally need the mental health support as women need. No, that's good to know. And to somehow, और ये I'm saying this absolutely personal opinion, or I advocate for it. Men are in a position nowadays when they need to be supported more because of maybe they do not open up हाँ, ये बहुत so बार आई often. थिंक इट्स ये बहुत कॉमन चीज़ है कि वो इतना ओपनली बात नहीं कर पाते इस चीज़ के ऊपर। दे ट्राई टू कीप थिंग्स इन देमसेल्व्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट as you said, mental health is equally important as physical health these days, especially western world में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखो, हम इंडियन कम्युनिटी के लिए डेफिनेटली हम माइग्रेट होते हैं, यहाँ पे एडजस्ट होते हैं, फिर हम अलग फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं, यहाँ आके शादियाँ करते हैं, शादी भी किसी और कल्चर में भी हो जाती है, क्रॉस कल्चर मैरिजेस हो रही हैं, क्रॉस रिलीजन मैरिजेस हो रही हैं। तो ये इट्स नॉट ए ईजी थिंग, एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं हमें तो लाइफ में जा। और ये एडजस्टमेंट करते 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 हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, फिज़िकल भी और मेंटल भी। उसी चीज़ से हो सकता है कि आपको ठीक लगे कि मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई क्रॉस कल्चर शादी में एडजस्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ जो कि ऑफ्टन चल रहा है, लेकिन हो सकता है किसी एक को प्रॉब्लम आए कि यार ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था, मैं पता नहीं कहाँ फंस गया या फंस गई कि भाई इस तरह से फैमिली सिचुएशंस को हैंडल करना। तो ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस कोई आसानी से ले लेता है, क्या है आया, मतलब इट्स जस्ट अ पर्सनस नेचर ऑल्सो विच आई थिंक ए बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर मेंटल हेल्थ कि कैसे लेकिन ये एक फैक्ट है कि
सबको दिक्कत है, लेकिन सब मेंटल हेल्थ तब ज़्यादा हो जाती है जब आपकी रूटीन डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें आप हैंडल नहीं कर पाते हो और आप सोल्यूशन नहीं ला पाते हो उनका। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का। मैं जब आपको कह रही हूँ कि मेंस मेंटल हेल्थ मेरे ओपिनियन से, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी थेरेपीज़ देती हूँ तो आई ट्राई कि मैं मेंटल हेल्थ को एडवोकेट करती हूँ मैं थोड़ा कि आप करो, क्योंकि मैंने देखा है ऑफ्टन इंडियन आर्मी में सर्व किया तो इट्स मेजरली मेड ऑफ मेन डोमिनेटेड हमारी आर्मी रही है, स्पेशली उन दिनों में जब मैं अकेली आर्मी ऑफिसर लेडी थी और मैं जिनको कमांड कर रही थी वो सब मेन थे। तो वहीं से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट चालू हुआ। मैंने देखा लोगों को, आर्मी में रहते हुए लोग लाइक अल्कोहल यूज़, ओवर यूज़, उससे भी मेंटल हेल्थ दिक्कत होती थी, उनको एड्रेस करना। और फिर दिक्कत ये आती थी कि दे डू नॉट ओपन अप। सो गीतिका जी, अल्कोहल से इसका कोई रिलेशन है मेंटल हेल्थ का? क्योंकि बहुत लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ये सोचकर कि उन्हें वो चीज़ें भूलनी है या उन्हें रिलैक्स होना है, उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप। आप अल्कोहल मेंटल हेल्थ की दवाई नहीं है। मतलब आप अल्कोहल इन कंज्यूम करके आप कुछ टाइम के लिए तो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, बट देन इट ब्रिंग्स द नेगेटिव इफेक्ट्स मोर। डेफिनेटली मैं वही बात कह रही हूँ ना कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मेंटल हेल्थ सिचुएशंस हैं। इसमें अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, मुझे लग रहा था जो मैं देखती आई हूँ कि अल्कोहल इज़ नॉट अ मेडिसिन, इट यूज टू बी कंज्यूम्ड फॉर प्लेजर। ठीक है ना? तो हमने तो ये कभी नहीं देखा एज ग्रोइंग अप कि अल्कोहल किसी चीज़ की दवाई है। इट यूज टू बी कंज्यूम्ड इन पार्टीज टू हैव सम फन, सम प्लेजर। और ये अगर ये हो रहा है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी परेशानियों को भूलने के लिए अल्कोहल ले रहे हो, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ स्टॉप इट। इससे अच्छा ये आप किसी से जाके बात कर लो, किसी से भी जाकर बात करो, विच विल मेक यू फील बेटर देन अल्कोहल कंजम्पशन। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ मिथुन, आप कोशिश करना कभी अपने ऊपर, अगर आप किसी बात से परेशान हो, मैं मेंस मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी बात से परेशान हो और आपको लगे कि मैं एक ड्रिंक ले लूँ, उससे पहले ये मैं चाहूँगी करके देखना, जो भी कर सकता है अपनी कम्युनिटी में, अगर कोई इस तरीके से इस उससे जा रहा है सिचुएशन से, तो उसको ड्रिंक को आज आप सस्पेंड करो, आपका ड्रिंकिंग का प्रोग्राम जो, उसको सस्पेंड करो, जाओ किसी से बात करो। हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको ये डर रहता है कि यार जजमेंट क्या होगी, है ना, किसी रिलेटिव से बात करूं, दोस्त से करूं, क्या सोचेंगे। आई थिंक ये चीज़ भी बहुत है कि बहुत बार यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, लाइक आपकी लाइफ में जो चल रहा है, यू कैन नॉट, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट स्पीक टू यू, या अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त भी है, आई कैन नॉट स्पीक टू हिम ओपनली, क्योंकि जब हम बात करते हैं बहुत सारे फिल्टर लग जाते हैं। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, तो उसमें अगर मेरे हिसाब से अगर आपकी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान है जिसे आप ओपनली बिना फ़िल्टर लगाए बात कर सके, तो आप बहुत लकी हैं। और 90% ऑफ लोगों में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिससे वो ओपनली बात कर सके, एंड दैट इज़ द रीज़न वो अपने अंदर बातें रखते हैं विच विल अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ, एंड देन इट कम्स एडिक्शन। और आई थिंक इट्स अ ईजी एक्सक्यूज़, वेरी ईजी एक्सक्यूज़ टू से कि यार मेरे को तो परेशानी है, लेट्स हैव अ ड्रिंक। that's what I आपकी think. बात बिल्कुल सही है। मैं अच्छा इसके बाद ये कहूँगी, ये मैं बिल्कुल एग्री 100%, 200% आई एग्री विद यू कि आज हमने अपने अराउंड ओवर द ईयर्स ऐसा सोसाइटी या ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है कि वी आर कंटिन्यूसली अफ्रेड ऑफ शेयरिंग आवर फ्लॉज विद एनीवन, है ना, और अपनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये
जज करेगा जज करेगा एंड विच इज़ हैपनिंग, इट्स अ फैक्ट। मैं मानती हूँ क्योंकि मैं भी जज कर रही हूँ, आप भी जज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी शेयर करूँगी तो मैं सोच लूँ आप नहीं जज करते, लेकिन मैं जज करती हूँ। सभी चल रहा है ये, आई एक्सेप्ट दैट एंड वंस वी ऑल एक्सेप्ट दैट, मैं ये कहूँगी फिर भी ड्रिंक को छोड़ो। आपको जज होने का डर वही है ना जिनको आप जानते हो। शर्म उसी से आती है ना जिस सोसाइटी में आप रहते हो। यू गो टू अ काउंसलर। थेरेपिस्ट, don't go to alcohol, don't go to any substance use, go to a therapist. It will be quicker and better. आप देखो ड्रिंक्स हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ड्रिंक्स और सब्सटेंस यूज़, पर अगर कोई ड्रिंक करता है, आई एम नॉट हियर कि उसको उससे रिहैब करवाएं, ड्रिंक्स छोड़ दो, आप ये सब करो, बट मेंटल हेल्थ के लिए नो ड्रिंकिंग, दैट्स नॉट अ क्योर। ठीक है, थैंक अगर यू। आपको कोई मिल रहा है फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, वेल एंड गुड, बात करो। नहीं मिल रहा है तो अल्कोहल से ज़्यादा एक्सपेंसिव थेरेपीज़ नहीं हैं, दैट्स गुड। क्योंकि देर इज़ नो एंड टू अल्कोहल। आज आप एक पैग पे, 2 पैग पे सो रहे हो, कल को नहीं सो पाओगे एंड इट विल कीप इंक्रीजिंग एंड देन अल्कोहल के बाद देर आर अदर थिंग्स यू विल गो ऑन टू इट एंड आई थिंक थेरेपी इज़ मच चीपर देन ऑल दोज थिंग्स एंड इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ एंड योर फैमिली। सो इफ़ यू कैलकुलेट कि भाई कैसे जाना है, क्या जाना है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगी, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन हर चीज़ के लिए, मतलब आपको जैसे ही लगे मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे कोई परेशानी है, उसको लंबा ना जाने दो। मेंटल हेल्थ वर्स तभी होती है जब, अगर वो सिचुएशन आ जाती है ना, डिप्रेशन वो बहुत बाद में सिचुएशन आती है। पहले आपको थोड़ा घबराहट होगी, आप ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग देन कंटिन्यूस थिंकिंग एंड देन कम्स एंग्जाइटी। तो जिस दिन आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगो, वही रेड फ्लैग है कि आप हेल्प लो जाके। That's very good to know that. गीतिका जी, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट आर्मी। जो आपने मेंशन किया कि आपका बैकग्राउंड आर्मी से है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ पठानकोट में, तो जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन डिपो है। तो हमने बहुत आर्मी देखी है, आर्मी लाइफस्टाइल का पता है हमें। मुझे याद है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, सारा आर्मी यहाँ पठानकोट से गया था, क्योंकि जितना गोला बारूद है वो वहीं पे होता है। सो मुझे आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें आर्मी की बताएं कि आर्मी में जब आप थी तो आपने कुछ ऐसा किस्सा या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। मिथुन, आर्मी का तो नॉट टू मैनी डिटेल्स आई कैन शेयर, बट अपना एक्सपीरियंस ये मैं कहूँगी कि आई थिंक देर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू द एक्सपीरियंस आई हैव हैड इन आर्मी। और जो मुझे बहुत लंबा मेरा जर्नी नहीं रहा आर्मी में, लाइक आई सर्व्ड ओनली 5 years plus training, but I was posted in the best of the places, including field posting. बहुत क्लोजली कुछ चीज़ों को देखा है जो कि नॉट दैट आई कैन मेंशन हियर, पर वो एक ज़िंदगी की ऐसी लर्निंग रही है जिसमें आप एक बहुत अच्छी तरह लाइफ को बैलेंस करना सीखते हो। बैलेंस इन द और आज के एनवायरनमेंट में स्पेशली मैं देखती हूँ कि एक बहुत मैं 22 साल की थी जब मैं आर्मी में कमीशन हुई, तो उस टाइम से मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे आपके वर्क को बैलेंस करना है। लाइक अब जो आज हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अब हमारे जवानों को देखो कैसी कैसी कंडीशंस में कैसी कैसी जगह रहते थे। आज से 20-25 साल पहले तो कम्युनिकेशन का भी ज़माना नहीं था, 6-7 महीनों में लोग बात करते थे। तो फिर वो अपने आप को कैसे एंटरटेन रखते थे। आपने शायद सुना होगा
84 वर्ल्ड कप की में थोड़ी सी क्लिपिंग आई होगी, और वो कुछ हो सकता है वो रियल क्लिपिंग हो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसे इंडिया फाइनल में पहुंचा और वो इंटरेस्टिंग कैसे बना। तो इस तरह से अपने आप को कैसे खुश रखा जा सकता है एडवर्स एनवायरनमेंट्स में, ये हम सीखते हैं अपने जवानों से, जो एडवर्स सिचुएशंस में भी अपना मोराल, अपना मोटिवेशन बना के रखते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो आज के दिन जब भी मैं देखती हूँ तो मुझ ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों से अछूत हूँ कि मुझे जो आज के एनवायरनमेंट में लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, मैं मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता, या ये सब चीज़ें, ये वर्ड आ गए हैं आज के ज़माने में। तो मैं अपने आप को दो चीज़ों से रिजुविनेट करती हूँ कि एक तो अपनी पुरानी यादों में चले जाना, और आप खुद करके देखना ये चीज़ कभी, अगर आपका कोई कॉलेज का, आपकी किसी जॉब का कोई किस्सा हो, आप गो बैक इनटू फ्लैश बैक करके देखो, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। मुझे याद है जब कुछ भी होता था बॉर्डर पे, तो जब आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, दे यूज्ड टू डू लाइक व्हाट डू यू से ब्लैकआउट्स, जहाँ पे पूरे शहर को लाइट्स बंद करनी पड़ती थी, और हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स ऊपर से जाते थे, सायरन बजते थे, गोलियों की आवाज़ें आती थी क्योंकि वो शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत क्लोजली देखी हैं, इवन दो माय बैकग्राउंड इज़ नॉट फ्रॉम आर्मी, बट जिस एरिया में मैं रहा हूँ तो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से और लाइफस्टाइल ऐसा देखा है। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल रहता है जब भी हम आर्मी की बात करते हैं, एंड वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट जो भी आर्मी बैकग्राउंड से आता है। थैंक यू। मतलब आई थिंक यही चीज़ें हैं जो कीप्स अस गोइंग, है ना, कि एक कहावत है कि यू कैन टेक अ पर्सन अवे फ्रॉम आर्मी बट यू कैन नेवर टेक आर्मी आउट ऑफ अ पर्सन, है ना। तो वही है कि एक फौजी को आप फौज से निकाल सकते हो, लेकिन फौजी में से फौज को नहीं निकाल सकते। तो वंस अ फौजी विल ऑलवेज रिमेन अ फौजी, ये एक चलता है। और हमारा शायद सोचने का, चीज़ों को डील करने का ढंग अलग हो जाता है। जैसे अगर आप सोचो, कनेक्ट करो इस बात को, अगर आप कर पाओ तो, हाँ, आप इंडिया में रहते हैं, फिर हम यहाँ रहने लग जाते हैं, है ना। तो जब हम यहाँ से जाते हैं, इंडिया वाले क्या कहते हैं, पागल है क्या, ये अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि हमारा सोचना, हमारे एक्सपीरियंस अलग हो जाते हैं। तो इंडिया वाले जिस चीज़ को कोई बात कर रहे होते हैं और हम अपना अलग व्यू देते हैं, तो उनको लगता है तुम पागल हो, तुम्हें पता क्या है ना। सेम यही कंसेप्ट होता था फौजियों के बारे में कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ऐसे कहते थे फौजी है ये, इसका दिमाग ऐसे ही चलता है ना। तो एक अपने आप वो डाइवर्स कर देते थे कि वो एक अलग कम्युनिटी है शायद। तो लेकिन वही बात है कि अब जैसे आप यहाँ विदेश में आके आपने इतना कुछ सीखा, अपने आप से किया, वही फ़ौज का एक्सपीरियंस होता है। आप इतना कुछ देखते हो, आप उसको इंटरनलाइज करते हो, उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हो, और वो नेचुरल चलता रहता है। आप इंटेंशनल आप नहीं सोचते कई बार चीज़ों को कि ये हुआ, तो एक्सपोजर आपको काफ़ी मिलता है, हाँ, लाइफ बन जाता है। तो बहुत खूबसूरत किस्से हैं ट्रेनिंग के हैं, जो आज भी इट्स बिन 20+ ईयर्स नाउ, और लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, और वो मुझे हर दिन मोटिवेट करते हैं। जब भी मेरा लाइक व्हेन एवर आई हैव अ डाउन टाइम, तो आई रिकॉल दोज मोमेंट कि जब यार उसमें सरवाइव कर गए, ऐसे तो कोई बात नहीं आज के दिन। नो दैट्स गुड टू नो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंस्पायरिंग है कि एक 22 साल की लड़की का ऐसा डिसीजन लेना, आर्मी ज्वाइन करना और घर से निकल जाना। व्हेन यू टॉक अबाउट आर्मी, तो यू टॉक लाइक आपके दिमाग में काफ़ी ऐसे थॉट्स आते हैं कि आर्मी में फ़ाइट्स होंगी, जंग होंगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम पे इस तरह का डिसीजन आपका, मतलब काफ़ी हिम्मत वाला, आई वुड से, कि आपका जो डिसीज़न था, इट्स आपकी जो हिस्ट्री है या लाइफ में जो आपने किया है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू मिथुन, थैंक यू। मुझे
ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। वाज जस्ट इट जस्ट हैपेंड। आई वाज जस्ट डेस्टिनीड टू बी ऑन दोज पोजीशंस, और हम सब की ब्यूटीफुल डेस्टिनी है। आई थिंक इफ वी एक्सेप्ट व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, इट मेक्स द जर्नी ब्यूटीफुल। लाइफ it's तो its जर्नी है, experience. तो लाइफ इज़ अ जर्नी एंड हाँ। लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. हाँ। तो हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ना है. एंड आई थिंक अगर हम उसको सॉल्व करते करते पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे, तो हम अपनी लाइफ को साथ में इन्जॉय कर सकते हैं. बिल्कुल। अब अगर आप एक और एग्जांपल, अगर आप मैं बच्चों से रिलेटेड दूँ आपको, आज के दिन एजुकेशन के मायने बदल गए हैं, है ना? आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जैसे हम जब पढ़ रहे थे या बड़े हो रहे थे, हमारे पास टू गेन एजुकेशन और टू लर्न समथिंग, मतलब जो एजुकेशन का पार्ट है वो टीचर बताएगा या बुक्स बताएंगी। आज के दिन क्या है, अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल ना भेजूं तो भी इतना कंटेंट है यूट्यूब पे, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो उस कंसेप्ट को समझ लोगे, है ना? आपके पास इतनी एक्सेसिबिलिटी है। पर मेरा यकीन है कि स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि उसका एक मेन काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एजुकेशन देना, जो बुक एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन है, वो देना है। नहीं, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जो आप स्कूल में सीखते हो वो आप और कहीं नहीं सीख सकते। तो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, जैसे फाउंडेशन है किसी भी सोसाइटी की। आई थिंक दे आर रियली इम्पोर्टेंट। तो उनका जो मज़ा है वो कहीं और नहीं आएगा, और आई डोंट थिंक सो देर इज़ अ रिप्लेसमेंट टू इट। आई थिंक स्कूल जाना इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि हमें एजुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट बहुत सारी चीज़ें आपको स्कूल में सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको घर से भी सीखने को मिलती हैं. आई थिंक आपको जो एक्सपीरियंसेस आपके सिखा देते हैं, आपको स्कूल नहीं सिखा सकता. जो डिसिप्लिन आपको घर से मिलता है वो घर से ही मिलता है. तो आई थिंक इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आपकी अपब्रिंगिंग किस घर में हो रही है, कौन से स्कूल में जा रहे हो, एंड उसी का रिजल्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम. Absolutely, absolutely. There is a big role of all these institutions. Family is the first institution. I would say marriage is an institution, then family is an institution, then school is an institution. तो जो एक like we are social animal. एक इंसान, अकेला इंसान तो कुछ नहीं है। अगर हम जब तक सोसाइटी के इन इंस्टीट्यूट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दे होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू इन आवर लाइफ। एंड वो इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जस्ट एक एवरी चाइल्ड कैन नॉट बी अ टॉपर इन द स्कूल, एवरी चाइल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन द सेम स्कूल और समथिंग, लेकिन जहाँ भी जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट टेक इट। आई वुड से पेरेंट्स को भी बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी तरह की सोशल डेवलपमेंट है आजकल। अगेन जैसे डिजिटल वर्ल्ड ज़्यादा हो गया है, तो मैंने क्या हम सभी ऑब्ज़र्व करते हैं कि आजकल बच्चे वन ऑन वन बात नहीं करते हैं। पहले हमारे मुझे याद होगा, आपको याद होगा कि फ़ोन आए घरों में तो हमें बड़ा शौक़ होता था फ़ोन घुमा के बात करने का। आज क्या शौक़ है लोगों का, सिर्फ चैट करने का। बच्चों को आप कितना भी बोलो कि आई ट्राई टू मोटिवेट, कॉल एंड टॉक, डोंट चैट, पर इतना हैबिट हो गया उनका कि दे विल जस्ट चैट। आई थिंक प्लेटफॉर्म्स आजकल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि आप देख लो कि पहले सिर्फ एक फ़ोन होता था एक घर में, और जब जॉइंट फैमिली हो तो 8-10 मेंबर रहते थे। आज हर एक के पास फ़ोन है, और हर एक का कोई फेसबुक अकाउंट है, कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं, कम्युनिटीज़ बनी है, बहुत सारी यूट्यूब है, इतना इजीली एक्सेसिबल है।
सो जो आपको एक्सपोजर बच्चे को मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। सो गीतिका जी, ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट ने आपके हिसाब से कि एज 16 ही क्यों रखी? मतलब व्हाई नॉट 15, व्हाई नॉट 14, व्हाई नॉट 18, व्हाई 16? That's a very good question, Mithun. There is a lot of research has happened, है ना? तो कुछ रिसर्च जो मैं भी अपने वर्क में हम यूज़ करते हैं. One significant is development of a child is significant, especially in this age group, 10, I would say 12 to 16. वो एक ऐसी अंडर 10 ईयर के चाइल्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो. यू डू नॉट गिव अ गैजेट टू दैम, यू कैन सम हाउ कंट्रोल, बट देन आफ्टर दैट यू द एज इज़ सच दैट इट्स हार्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन समटाइम. तो आपको उनको गैजेट प्रोवाइड मे भी करवाना करने पड़े, ये पड़ते हैं। करते पड़े, बट उसके बाद they still have not developed the knowledge and understanding of the content which they can be Consume. accessing or they would be exposed to. You would not believe कितना exploitation होता है इस particular age group में. And when you said why is 16, there is a research which has happened कि 16 की एज पे चिल्ड्रन डेवलप गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बाय दैट एज कि दे कैन बी एजुकेटेड अबाउट द सेफ यूज़, द सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी एंड ऑल दोज थिंग्स. बट वही चीज़ एक 11 साल के बच्चे को समझाना, इट वुड बी रियली हार्ड. और दूसरा जो मैंने एक जो डाटा देखा है, आई वुड से ये पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है 10 से 13, 14 ईयर, 15 ईयर तक का, दिस इज़ द कोहर्ट ग्रुप जिसका सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन के मामले आते हैं. कहने का मतलब है, और एक्सप्लॉयटेशन ऐसा कि जो सेल्फ प्रोड्यूस्ड एविडेंस है, उनका सेल्फ प्रोड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेशन है. सेल्फ प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि ऑनलाइन किसी ने आपको बोला कि अपनी फ़ोटो मुझे पोस्ट करो. अब 12 साल के बच्चे ने अपनी फ़ोटो पोस्ट कर दी. अब उस पे क्या है कि जो आप कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि इफ़ यू गो टू द person who has committed this, they will say that I have not done anything. The child has posted the picture himself. तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती उस एज ग्रुप में. और दूसरी चीज़ आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल आपको कितना कुछ देखने को मिलता है. अगर आप फ़ोन खोलें, सोशल मीडिया देखें, है ना, कहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है कि भाई स्पेन में ऐसा हो गया, इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में लोगों ने सुसाइड कर लिया, किसी ने गोली मार दी, किसी ने आत्महत्या कर ली या कुछ. तो वो आपकी फीड में आती रहती हैं, यू कैन नॉट स्टॉप. और वो अगर बच्चा देखता है, दैट कैन अफेक्ट हिज मेंटल हेल्थ. और क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, हमें ये सब चीज़ों का एक्सपोजर नहीं था. और मेरे को पर्सनली आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हम यंग एज में हमें पता ही नहीं था कि ये डिप्रेशन चीज़ क्या है. बट वेयरएज़ कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में या अभी के इस ज़िंदगी में कि हर कोई मेंटल हेल्थ का शिकार बना है. बच्चे भी इसके अफेक्टेड है. आई थिंक उनको गैजेट्स मिले, उनको सोशल मीडिया के एक्सेस मिला, और वो जो चीज़ें देखते हैं देन दे वोंट कॉप अप. तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न एज वेल. मतलब व्हाट वुड यू से? एब्सोल्युटली. आई थिंक बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, ये तो कभी कोई टॉपिक ही नहीं होता था, मुझे लग रहा है रिसेंटली. बट हाँ, सोशल मीडिया, गैजेट्स, ओवर यूज, डिजिटलाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये एक इट्स अ वेरी बिग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस not only mental health, their overall development is being impacted hugely by this factor. क्योंकि जो आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है और उसके साथ कुछ छेड़खानी कर दी जाए, और वो छेड़खानी यही है कि उससे उसको जो स्टिमुलाई मिलना चाहिए, नेचुरल स्टिमुलाई, वो नहीं मिल रहा है, और वो फ़ोन्स, टैब्स, टीवी, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जो उसकी
डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी तो है ही नहीं, इनफैक्ट दे आर ए बैरियर टू देयर डेवलपमेंट। तो इसमें उनका ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़े सिम्टम्स जो हैं आप देखने लगोगे शुरू में स्टार्ट होगा बिहेवियर से। बच्चे अपने आप अच्छा ये जो कहना है ना मेंटल हेल्थ रियल भी हैं, एंड देन द चिल्ड्रन लर्न ऑल्सो। ऐसे ऐसे वीडियोज़ आएंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट आएगा कि दे विल imitate the adult people. If they having mental breakdown, the children will also start saying they are having a mental breakdown. I'm not saying that it's not real for children. It is real for children also, क्योंकि there could be multiple factors for it. पर बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि this is hampering their development. And it is not only their mental development, physical development भी। अब मुझे नहीं लगता कोई सोशल मीडिया देखते हुए अपना फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकता है। इनफैक्ट इट आई थिंक हैम्पर्स देयर, लाइक दे वोंट गो आउट, है ना। वो कई बार इतने ग्लूड हो जाते हैं स्क्रीन के, इतने यूज्ड हो जाते हैं कि अभी मुझे 1 घंटा आज तो स्क्रीन नहीं मिला, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, मैं तो ये काम नहीं करूँगी, आप मुझे तो स्क्रीन चाहिए ही चाहिए। कंडीशंस लग जाती हैं कि भाई अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं फ़ोन के साथ ही खाऊंगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स को भी इजी रहता है कि भाई बिजी लाइफस्टाइल में आई थिंक दे वांटेड कि भाई हाँ कि चलो मुझे छोड़ो, एंड इट्स इजी टू शट देयर माउथ कि भाई ये ले फ़ोन ले एंड देन स्टे क्वाइट। आई थिंक ये भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप बिज़ी हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प आपको नहीं मिल रही, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं एंड बच्चे को अटेंशन चाहिए, एंड उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए आई थिंक इट्स अ ईजी थिंग टू आईपैड देना और फ़ोन देना, और ये भी उसी से बच्चे को आदत पड़ती है, एंड देन इट बिकम्स ब्रिंग्स ऑल दोज इश्यूज विच वी आर टॉकिंग अबाउट। एब्सोल्युटली 100%। लेकिन अब देखो हमें तो सोल्यूशन ढूंढने हैं, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि ये प्रॉब्लम है, कि और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों, आपने जैसे बता दिया। अब हम इस बात को सब समझ रहे हैं कि एज अ पेरेंट हमने अपनी पीस देखने के लिए बच्चे को ये आदत डाल दी, लेकिन अब इनफ टाइम हो गया, अब हम समझ गए हैं। तो एक मैं आज मैसेज यही देना चाहूँगी कि आई थिंक हम जब पेरेंट्स बन रहे थे तो फ़ोन्स आए थे और हम लोगों ने ये ट्रेंड शायद शुरू कर दिया, अच्छा बच्चे को फ़ोन दिखा के फूड खिला दो। लेकिन अब आई वुड से कि आने वाले जो पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, प्लीज़ कोई टाइम नहीं है इसमें एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। आप कभी भी ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक है। तो हमारी गलतियों से लर्न करो। प्लीज़ डू नॉट एक्सपोज द चिल्ड्रन इन वेरी अर्ली एज टू द फोन्स, है ना। आई नो आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हार्ड है, पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आज के 2, 4, 5 साल, 10 साल अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाएं, अपने ऊपर भी स्ट्रिक्ट हों, या फिर वी कैन ईज़िली कीप अडेप्टिंग दिस लाइफस्टाइल एंड maybe spoil the future and the growth and right development of the children. I think, और जिसका इम्पैक्ट हम पे भी होगा, इट्स नॉट दैट वी विल नॉट बी इम्पैक्टेड। आज हम सेफ होके अपना एंजॉय कर लेंगे, लेकिन 10 साल बाद वो जो हमने आज एंजॉय किया है, 10 साल बाद उसका इम्पैक्ट हम पे उल्टा होगा। Geetika ji, that's a very good message you have given today. I think that's solving the purpose of this podcast. जो हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद है कि हम किसी भी तरह से लोगों को एजुकेट कर पाएँ, और हमारी कन्वर्सेशन से बहुत सारी इस तरह की बातें आई सामने जो कि हमें करनी चाहिए और जो कि नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि किड्स को गैजेट्स देना इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। वो थैंक यू सो मच फॉर दैट, शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंस इन दिस। एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक मुझे जो बहुत स्ट्राइक किया था, मैं बताना चाहूँगी। मेरे लाइक आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि आपके ब्रेसेस लग रहे हैं क्योंकि योर टीथ आर नॉट इन अलाइनमेंट, और ये सब। यू वुड सी 80% चिल्ड्रन आर नाउ डेज वेयरिंग ब्रेसेस, है ना।
तो जब मेरे बच्चे को ये ब्रेसेस का और उसके टीथ एडजस्टमेंट का हुआ तो मुझे थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा बातचीत करी कि ये क्यों है इशू, क्यों हो रहा है, इतना कॉमन क्यों हो रहा है। थोड़ा कुछ रिसर्च करी तो थोड़ा कुछ पढ़ा तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बैठी और मुझे किसी अच्छे एक्सपर्ट ने बोला कि हमारे जॉज जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, राइट। तो जोज जो हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, इट इज़ नॉट, दे आर नॉट एबल टू अकोमोडेट ऑल द टीथ इन इट, है ना। टीथ तो आ रहे हैं पर जो श्रिंक हो रहे हैं, तो इसलिए वो एक अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है, इसलिए वी हैव टू रिमूव सम टीथ एंड अलाइन देम। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें ऐसा फूड नहीं है जिसमें हमारे जॉ को इनफ स्टिमुलाई मिले डेवलप होने के लिए। रियली? समझ रहे हो? तो हमारे टाइम में था, हम फ्रूट्स हमको कोई काट के दे ना दे, बट वी आर ईटिंग फ्रूट्स, वी आर ईटिंग रो फूड, है ना। जो कुक फूड है वो खा रहे थे, पैकेज फूड बहुत कम नहीं थे। खा रहे थे। आजकल हर फूड प्रोसेस होके आ रहा प्रोसेस है। फूड एंड इवन अगर हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, नो बडी इट्स फ्रूट्स, दे सेड स्मूदी पी लो, हम्म है ना। स्मूदी में ही हम ड्राई फ्रूट्स, हम पहले ड्राई फ्रूट्स खाते थे, पीनट्स खा रहे हैं या नट्स खा रहे हैं। आजकल हम फ्रूट्स को भी नट्स को भी एक साथ स्मूदी बना के पी रहे हैं। हम्म सो कब मिलेगा? एंड दैट स्ट्राइक मी सो वेल, एंड देन आई रेड मोर एंड मोर, एंड देन आई रियलाइज कि वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर बॉडीज ऑल्सो। हम्म तो उसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बच्चों को राइटिंग भी नहीं करनी है। हम्म आप समझ रहे हो? स्कूल्स में आपको टाइपिंग करनी है, राइटिंग भी नहीं करनी है। बट राइटिंग करने से हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही थी, टाइपिंग में भी हो रही होंगी, बट इतना टाइप कर ही नहीं रहे हैं बच्चे कंटिन्यूसली हो। तो इन सब चीज़ों का क्या सोल्यूशन क्या है? जब मैंने सोचा तो मुझे एक ही सोल्यूशन लगा कि पेरेंट्स को एंगेज होना पड़ेगा, डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है और सारी चीज़ें हैं, अटेंशन देनी पर पड़ेगी। उनको स्पोर्ट्स खिलाओ, कोई भी स्पोर्ट्स खिलाओ, बाहर लेके जाओ, नेचर के करीब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो करो। क्योंकि डेफिनेटली वी कैन नॉट गो बैक टू कि हम पेपर से ही लिखेंगे। जो चीज़ें हमारे चेंज कंट्रोल हो से गई, हाँ। आउट हैं, we can't think, but what is still in our control is how we adapt into the new lifestyle so that we can have a better, or actually what we need, a good mental and physical development of everyone, and we maintain it. नो नो, दैट्स वेरी गुड इंफॉर्मेशन। सो इसी के साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान दिया जाता है राइट्स को लेकर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन राइट्स, उसमें पेरेंट्स को या बच्चों को क्या पता होना चाहिए, मतलब व्हाट आर देयर राइट्स? ऑस्ट्रेलिया में और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ही चिल्ड्रंस राइट आर, आई थिंक हमारे क्वींसलैंड में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बच्चों की सेफ्टी, वेलबींग एंड उनकी डिसीजन मेकिंग should be with a responsible adult. But if they are exposed to or they are in the risk of significant harm, or they have uh, experienced some harm, there are services or community services or the government services which can interface, and they can provide that care which a child has a right to, whether it's emotional, physical, medical, or needs of the child. तो जो भी चाइल्ड की नीड होती हैं, दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड by the parents. If there is no parent, then the government should come in with the help of agency and community services. They will protect the rights of the children. So That's good. basically, they have right to education, right to medical services, right to like have their views, right to express themselves. और ऑस्ट्रेलिया में जैसे सिस्टम है यहाँ पे,
पब्लिक गार्डियन का है, लाइक आपको इफ़ यू डू नॉट हैव अ पेरेंट हु कैन, एन एडल्ट इन योर लाइफ हु कैन मेक डिसीजन, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पब्लिक गार्डियन मिल जाता है वो डिसीजन बनाने के लिए। लाइक कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना कि द कि पेरेंट्स हैव पेरेंट्स मेंटल पास हो हेल्थ गए सिचुएशन और और मेंटल डिसेबिलिटी किसी और एक्सीडेंट के कारण। हाँ किसी कारण से, बट इट्स ऑलवेज फॉर द चाइल्ड टू स्टे इन होम और कोई रिलेटिव नहीं है। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड दैट सर्विसेज कि वी अपॉइंट यू, असाइन यू अ public guardian who would be able to make some decisions for you, but ऐसा नहीं है कि वो बच्चे से बिना पूछे सलाह करे कोई डिसीजन बनाएंगे। सो चलिए गीतिका जी, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसका हमें सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट आंसर चाहिए। ठीक है? ओके, आई ट्राई। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन, टी और कॉफ़ी? कॉफी। ओके, वन वर्ड दैट डिफाइंस यू? कंपैशनेट। ओके, इफ नॉट मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन देन व्हाट? सोशल वर्कर, विच आई एम ऑलरेडी। Okay. या पॉलिटिशियन। Politician, wow, that's interesting to know. Your biggest strength? I think that I understand people's situation with empathy, so I think I'm empathetic, Hmm. and I think I have nothing to do in person with it. It's just a natural thing. Okay. One parenting advice for everyone. Do what you expect your child to do. Okay, well, I think that has a very deep meaning. Favorite way to relax after work? Good music, or maybe going for long walks in nature, something like that. Okay. One thing you wish everyone understand about mental health? That's it's as real as physical health. I would add on to, I think I will not finish on one word on this. I just want to say कि अगर आपकी फिज़िकल हेल्थ में कोई दिक्कत है, तो जनरली अगर आपको जैसे फ़ीवर हुआ, तो जनरली सारे डॉक्टर आपको पैनाडोल या वो देंगे, वायरल है तो एक जैसी दवाई देंगे। बट मेंटल हेल्थ इज़ सो डाइवर्स कि जिसका एक इलाज नहीं है। It's deep. और वो काफ़ी बुरे तरीके से आपको हार्म कर सकती है। बिल्कुल। और फिज़िकल हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे देयर इज़ नो फिज़िकल हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, आई वुड से दैट। तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब है कि इसका फिजिकल? मतलब ये है कि अभी अच्छा एक गवर्नमेंट अभी ये प्रोग्राम इनिशिएट कर चुकी है। देयर इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी गोइंग ऑन कि डॉक्टर्स के साथ मेंटल हेल्थ वर्कर्स या सोशल वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है। पहले आपने सुना भी होगा हमारे पुराने टाइम में कि डॉक्टर आधी बीमारी सुन के ख़त्म कर देता था, राइट? कि पेशेंट की बात सुन लो तो उसको आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाती थी। आज के दिन ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए शायद ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। देयर हैज़ बीन सम रिसर्च बिहाइंड इट कि डॉक्टर्स डू नॉट हैव दैट टाइम टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट टू द पेशेंट, दे जस्ट राइट द मेडिकेशन। लेकिन उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, अब अगर पेशेंट बताना चाहता है मुझे सिर दर्द कब कब होता है, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, इवन अगर उसको माइग्रेन भी हो रहा है तो इट लुक्स लाइक फॉर अ डॉक्टर दिस इज़ द मेडिसिन फॉर माइग्रेन, बट देर इज़ अ मेंटल social worker now sitting with the GP. They try to assess what are the triggers for migraine. तो हम उन ट्रिगर्स को हटा सकते हैं क्या? और वो ट्रिगर्स कुड बी जब जब मे बी ऐसी सिचुएशन होती है, मेरे घर में थोड़ा लाउड म्यूज़िक चलता है जो कि मेरे बच्चे आजकल पसंद करते हैं तो मुझे ट्रिगर हो जाता है, या कोई भी ABC रीज़न हो सकता है। तो अब उसका माइग्रेन फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन दैट विल I don't think so it can be treated if there is a like factor to it which is coming from a mental situation such as like उसके triggers क्या हैं। अगर उन triggers को हम eliminate कर दें तो उसको physical health problem नहीं होगी। ओके,
तो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं रैपिड फायर। ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था, द लॉन्गेस्ट एवर आंसर फॉर द रैपिड फायर, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो गीतिका जी, कोई ऐसा मैसेज जो आप फैमिलीज या पेरेंट्स को देना चाहो? सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि एक ही लाइफ है, लिव दिस फुली, और नो लाइफ इज़ विदाउट फ्लॉज, है ना। फ्लॉज है और उनका सोल्यूशन भी है। फोकस ऑन द सॉल्यूशंस रादर देन ऑन द प्रॉब्लम। एक तो यही मैसेज है कि प्लीज़ डू नॉट स्टक ऑन द प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इस जहाँ में, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। और अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है तो आपने 50% बैटल जीत ली है। अगर आपने ये रियलाइज़ कर लिया ये प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये आपने पहला स्टेप कर लिया, पूरा 50% बैटल जीत ली। सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ। और मैं हर भी पेरेंट के पास, हर फैमिली के पास, हर इंसान के पास सपोर्ट है। जाओ, बात करो। आपको जहाँ लगता है कोई आपको सजेस्ट कर देगा दिस इज़ द राइट प्लेस टू गो एंड स्पीक। ये एक मैसेज है। दूसरा मेरा पर्सनल मैसेज ये है कि पेरेंट्स, बच्चे, आज का जो हमारा टाइम है, हर चीज़ हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अगर कोई बीमारी है तभी दवाई है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि अमूमन हम क्या देखते हैं कि आजकल चल रहा है यार पेरेंटिंग क्या है, ठीक है। जैसे जैसे हम लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए, फिर हम बाहर आ गए, तो हम लोगों ने देखा नहीं कि कैसे पेरेंटिंग करनी है। तो हम कहाँ से देखते हैं? सोशल सोशल मीडिया से मीडिया से। या बुक्स से, पेरेंटिंग बुक्स, है ना। पर हमारी इंडियन कम्युनिटी की फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक तो नर्चरिंग नेचर जो मदर्स की, फादर्स की होती है, वो इनफ है पेरेंट होने के लिए। हर मदर को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए, तो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे ज़रूर जाओ, ज़रूर जाओ। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ही इलाज करो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब कहने को हम कह देते हैं कि यार दीज आर द सुपर फूड्स वी शुड ईट, है ना। पर सुपर फूड्स किस लिमिट में खाना है? रोज़ ही हम आधा आधा किलो सुपर फूड खा लें, दैट्स नॉट द वे। और मेरी बॉडी को सुपर फूड चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मैं किस टाइप का काम कर रही हूँ, मुझे किस टाइप की एनर्जी चाहिए, वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट। तो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड रूल फॉर एवरीवन। अब जो मैं भी बात कर रही हूँ दैट डज नॉट इम्प्लॉय फॉर एवरी सिंगल पर्सन। हर इंडिविजुअल अलग है, हर एक की नीड अलग है। तो एक ही रूल ये सब चीज़ें कि भाई अच्छा दिस इज़ द राइट पेरेंटिंग। वो अपने बच्चे को सुबह टेनिस खिलाने लेके जाते हैं, फिर वो तैयार करते हैं लंच बॉक्स में ये चीज़ें डाल के, तो दैट्स अ परफेक्ट पेरेंटिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें राइट और रॉन्ग कोई नहीं है, हर एक का वे अपना अलग अलग होता है। हर एक का वे अलग है, और हर एक के लिए एक सेम चीज़ नहीं हो सकती। हर इंडिविजुअल की अलग नीड्स हैं। अ पेरेंट is the best person to judge or to assess a child's need. अगर मुझे भी किसी बच्चे के बारे में जानना है, मैं भी उसके पेरेंट्स से बात करूँगी, अच्छा कैसे बिहेव करता है, कैसे बोलता है, इस सिचुएशन में कैसे वो करता है। तो दे आर द फाउंडेशन फॉर देयर जर्नी, और उन लोगों को जो सही लगता है वो उनको करना चाहिए उनके बच्चे के लिए। नेवर कॉपी। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्टर के पास जाओगे आप, तो डॉक्टर हो सकता है वही वायरल की सबको एक ही पैनाडोल दवाई देगा, लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट पर्सन टू पर्सन। मतलब मैं आपके साथ एक थेरेपी कर रही हूँ, सेम ही प्रॉब्लम है आपकी भी, लेकिन दूसरे इंसान के साथ दूसरी थेरेपी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बेशक सेम हो, लेकिन आपकी अडेप्टेबिलिटी उस इंसान से डिफरेंट है, आपका नेचर उस इंसान से डिफरेंट है, आपकी रिसेप्टिवनेस उस इंसान से डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सेम वे में जब पेरेंट्स बच्चों के लिए कोई चीज़ करते हैं, कोई बच्चा स्लो लर्न करता है, कोई फास्ट लर्न करता है, तो
ये सब चीज़ें हमें हम्म, रखनी चाहिए कि डू नॉट कॉपी एनी अदर पेरेंट। मतलब कॉपी ना करें, जैसा सही है, मतलब वही स्टेप्स लें। आपका तो बच्चा एक इंडिविजुअल है। हर और आपके 4 बच्चे हैं तो चारों की आपको पता है कि चारों की डिफरेंट नेचर्स है, डिफरेंट नीड्स हैं। हो सकता है आप एक ही खाना बनाते हो, विच इज़ गुड, होना भी चाहिए कि एक खाना बना है सभी वो खाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका एक बच्चा किसी चीज़ से एलर्जी है उसको, तो आप उसको उसी को तो नहीं दोगे ना वो खाना, बाकी 3 को तो दोगे, उनको थोड़ा डिप्राइव करोगे उस चीज़ से। नहीं, ये सो दिस इज़ द थिंग। तो ये बहुत ही पावरफुल मैसेज आपने दिया। गीतिका जी ने हमें 2 मैसेजेस दिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अगर लाइफ में पॉजिटिव रहना है कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। आई वुड से कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो अंबानी परिवार है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, या चाहे कोई नॉर्मल इंसान है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ है, अपने लेवल के हिसाब से प्रॉब्लम्स है। तो जो तो पॉजिटिवली उसको सॉल्व करता करता आगे बढ़ता रहेगा, देन वो अपनी जो आपके हिसाब से जो वो बैटल जीत जाता है। और दूसरा कि कंपैरिजन कभी नहीं करना, कभी भी कोई भी इंसान दूसरी इंसान की तरह नहीं बन सकता। मतलब आप खुद ही ओरिजिनल हो, मतलब किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करो। एंड दैट इज़ द वेरी पावरफुल मैसेज आपने ये जो दिए हैं। इट्स वेरी गुड टू नो, एंड ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज हैं। ये बच्चों और पेरेंट्स के लिए भी है और ये यंग कपल्स, ग्रोइंग कपल्स सब के लिए है, क्योंकि मैं जो वरीड हूँ आज के दिन सारी चीज़ों से जो मैं देखती हूँ, हम लोग ये सोचते हैं यार वाओ, ये लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं, हम लोग हॉलीडेज़ पे क्यों नहीं जाते यार। जब मेरे को अच्छा मुझे तो मे बी किसी को गोवा जाना पसंद हो इंडिया में, किसी को JNK जाना पसंद हो इंडिया में, पर ऐसा तो नहीं है ना कि यार वो गोवा गोवा, मुझे तो गोवा ही जाना है। नहीं, आपको गोवा भी नहीं जाना, आपको जम्मू कश्मीर भी नहीं जाना। मे बी आप हैप्पी हो कि आपने दिल्ली में जाके लाल किला देखा, क्या पता आपका इंटरेस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस में हो। तो आप अपने रिलेशनशिप में ये मत सोचिए कि यार हम ये करके देखते हैं, हम वो करके देखते हैं, फ़लाँ कपल इतना बढ़िया रहता है, सोशल मीडिया पे देखो वो लोग घूमने जाते हैं, वो लोग बाहर खाना खाते हैं, ये लाइफस्टाइल है। आई वुड से जो आपको जॉय देता हो अंदर उसको से सोचो। सही बात है। मेरे पास ऐसे पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। ऐसे लोग भी हैं जो मे भी 1 महीने में ओवरसीज़ का ट्रिप करते हैं, जाते हैं, मे बी वो अंदर से खुश नहीं है। और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, चाहे उनका 10th बर्थडे है या माइलस्टोन वाला बर्थडे है या एनिवर्सरी है, दे विल जस्ट पैक अ कप ऑफ टी, और वो किसी हिल स्टेशन में या माउंट टेम्बोरिन में जाके वो पिएंगे, एंड दैट गिव देम जॉय, जॉय, विच प्लेजर, यस। विच गिव्स द सेम जॉय जो किसी को स्पेन या पेरिस या कहीं जाकर नहीं मिलता है ना। सेम चीज़ बच्चों पे इम्प्लीमेंट होती है कि आप बच्चे को अगर 1 लाख रुपए उसके सामने रख दोगे या 10 मिलियन रख दोगे और दूसरा उसको आइसक्रीम दोगे, एंड ही विल बी मोर हैप्पी टू हैव दैट आइसक्रीम। आइसक्रीम, बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली। वो चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ जॉय दे रही है। एग्जैक्टली और जॉय के साथ साथ जॉय का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जॉय मिला उससे, आप इसके डीप में जाओगे। द मोमेंट यू स्टार्ट इंजॉइंग समथिंग, समथिंग हैपन्स इन योर बॉडी विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ एंड विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर, लाइक अगर हम अडल्ट हैं, इट इवॉल्व्स अस, इट हेल्प्स अस टू इवॉल्व। लाइक आप नोट भी नहीं करोगे मिथुन कि आप जो 4 साल पहले थे, आप उस तरीके से शायद आज नहीं सोचते, कहीं थोड़ा बहुत चेंज आया है, एंड दैट चेंज इज़ ह्यूज। सो थैंक यू गीतिका जी फॉर द वैल्यूएबल टाइम यू हैव गिवन। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमने बात की मेंटल हेल्थ के बारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। आई होप हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आपकी जर्नी, आपका जो पास्ट आर्मी को लेकर काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा। आई अप्रिशिएट यू फॉर व्हाट यू डिड, एंड आप जो करंटली कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। Thank you so much, Mithun. Thank you. I'm so pleased to be here, and it's an honor to share my experiences
with you and with your audience. I hope I have put some kind of motivation to someone, even if there's one person. Or yeah, thank you so much for inviting me here. I'm truly honored. थैंक यू। सो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेफिनेटली मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सा टॉपिक नेक्स्ट सुनना चाहोगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।